वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 जो कि 2023 का आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इस बैच को आप नो कॉस्ट ईएमआई में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बिना एडिशनल पेमेंट किए आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और फुल पेमेंट करने पे 5% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। 19 महीनों का आपका ये कोर्स जो वैलिड रहेगा। अगर आप इस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा video.unias.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं जानकारी के लिए इस नंबर पे, या फिर मेल कर सकते हैं यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि नेशनल रेल प्लान विजन 2030 के बारे में है। इंडियन रेलवेज ने अभी हाल ही में प्रिपेयर किया है नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। ये जो रेल प्लान है ये इंडिया के पूरे रेलवे सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाना चाहता है, मतलब भविष्य के लिए हम एक एडवांस रेलवे सिस्टम डेवलप करें। तो क्या किया जाएगा इसमें? सबसे पहले तो हम तैयार करेंगे स्ट्रेटजी। किस प्रकार की स्ट्रेटजी? ये स्ट्रेटजी दोनों तरीके से होगी कि एक तो हम रेलवे की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसे बढ़ाएं, और दूसरा हम कुछ ऐसे कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स लें जिनसे रेलवेज को फायदा हो। यहां पर हम जो मॉडल शेयर है रेलवे का फ्रेट में उसे 45% तक इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, मतलब सामान की आवाजाही को 45% तक इंक्रीज किया जाए, बिकॉज ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है रेलवेज के लिए। ट्रांजिट टाइम को घटाने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। इनफैक्ट जो ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनका भी टाइम कम हो। इससे फ्रेट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को इस संबंध में 50 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने की योजना है। एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस प्लान के तहत जो विजन 2024 है इसमें हम कुछ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को 2024 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए रेलवेज का, हर जगह जो इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज है उसका इस्तेमाल किया जाए, मल्टी ट्रैकिंग की जाए कंजेस्टेड रूट्स की, स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर तक हम लेकर जाएं दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर, और जो लेवल क्रॉसिंग है जहां पर लोग फाटक को क्रॉस करते हैं रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और गोल्डन डायगोनल ये जो रोड्स होती हैं इन पर इस प्रकार की क्रॉसिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। हमें आइडेंटिफाई करने होंगे नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जिनके माध्यम से हम फ्रेट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। हमें रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट को भी एसेस करना होगा, पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी और वैगन रिक्वायरमेंट के लिए भी, फ्रेट के लिए। जैसे कि हमें जो कंपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं उन्हें आप रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट का पार्ट मान सकते हैं। अब कंपार्टमेंट कई तरीके के हो सकते हैं, फ्लैट कंपार्टमेंट हो सकते हैं, बॉक्स वाइज हो सकते हैं, या फिर जो पैसेंजर कंपार्टमेंट हो सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार का हो सकता है वो इसमें शामिल होगा। हमें लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट को भी एसेस करना होगा। यहाँ पर हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस करना है। कोशिश ये रहेगी कि ये ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो। हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को भी देखना होगा कि कहाँ पॉसिबल है, जैसे कि ऑपरेशन में, या फिर रोलिंग स्टॉक की ओनरशिप में, या फिर फ्रेट और पैसेंजर टर्मिनल्स के डेवलपमेंट में। इन सभी सेक्टर्स में जो पोटेंशियल है प्राइवेट सेक्टर का उसे एनालाइज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप ओशन मिशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इस मिशन को लॉन्च किया है। डीप ओशन मिशन काफी एम्बिशियस मिशन है इंडिया का, जरूर से इसके बारे में जानते रहिए। इसके माध्यम से हम डीप ओशन में पाए जाने वाले रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे मन में ऐसी हमेशा भावना रहती है कि यूनिवर्स में जाना मुश्किल है, लेकिन समंदर की गहराइयों में जाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास समंदर की गहराइयों में जाके एक्सप्लोर करने की क्षमता है, बिकॉज वहां पे हाई प्रेशर के साथ साथ कई और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमारा जो डीप ओशन मिशन है इसके माध्यम से हम डीप सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे ताकि हम ओशन रिसोर्सेज को अच्छे से ना केवल एक्सप्लोर कर पाए बल्कि उनका सस्टेनेबल यूज भी कर पाए। सस्टेनेबल यूज का मतलब यह है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे भाई, जितना जरूरत का है केवल उतना ही निकालेंगे। नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इनके पास जिम्मेदारी होगी इस मिशन को इंप्लीमेंट करने की। क्या कंपोनेंट है डोम यानी कि डीप ओशन मिशन के? पहला तो यह है कि हमें एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बनानी है जिसमें लोग बैठ के समंदर की गहराई में जा सकें। प्लान यह है कि एक ऐसी व्हीकल हो जिसमें कम से कम 3 लोग बैठ सकें। इस पर काम चल रहा है और 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने की योजना है, जिसमें लगे हों साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स। नियॉट और इसरो
ये ज्वाइंटली इस मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं। न्योट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत। यहां पर देखिए डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बात भी चल रही है। माइनिंग जरूरी होती है क्योंकि समंदर की गहराइयों में हमें मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये बेसिकली कंकड़ पत्थर होते हैं जिनमें हमें मिल जाता है इनफैक्ट आयरन, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। तो ये मिनरल्स के अच्छे सोर्स हो सकते हैं, मेटल्स के अच्छे सोर्स हो सकते हैं। हमें स्टडीज को भी एक्सप्लोर करना है कि कैसे हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी खैर इस संबंध में कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कोड तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इस संबंध में कोई कोड बना दे कि हम किस प्रकार से जो ओशन रिसोर्सेस हैं उनका एक जुडिशियस यूज कर पाते हैं। तो हम तैयार होंगे इस प्रकार के यूज को करने को लेकर। हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी करने हैं, एक्सप्लोरेशंस भी करने हैं ताकि हम डीप सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। इसमें शामिल है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग हम करने वाले हैं डीप सी फ्लोरा और फौना का, जिसमें माइक्रोब्स की भी स्टडी शामिल होगी। ये देखा जाएगा कि क्या बायो रिसोर्सेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो डीप सी में पाए जाते हैं। यहां पर अगेन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है। कुछ और एडिशनल बातें, यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 का जो डिकेड है इसे डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030 जो है जिसे 2019 में अनाउंस किया गया था, उसमें भी ब्लू इकोनॉमी को 10 कोर डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ में शामिल किया गया। मतलब कि डीप ओशन मिशन इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है। यहां पर एक प्रश्न देखिए इस संबंध में 2012 में पूछा गया है। खैर यहां पे प्रश्न डीप ओशन मिशन से तो नहीं, लेकिन एक मिशन से है, तो यू कैन अंडरस्टैंड किस प्रकार के मिशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए डीप ओशन मिशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इसके फुल्ली ऑपरेशनल हुए इस पे प्रश्न पूछ लिया जाए? बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलते हैं क्वेश्चन के नेचर्स। जैसे यहां पे प्रश्न है नेशनल वाटर मिशन अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए कंप्लीटली तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। ऑब्वियसली ये कंप्लीटली या प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था एट दैट टाइम, लेकिन तब भी प्रश्न पूछ लिया गया। मतलब डीप ओशन मिशन पे भी इस नेचर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये है कि ये अर्बन एरियाज की वाटर नीड को पूरा कर लेगा बिकॉज हम वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर पाएंगे। दूसरा ये था कि जो कोस्टल सिटीज हैं जहां पे सोर्स ऑफ वाटर इनएडिक्वेट है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे कि ओशन वाटर को हम पीने लायक बना पाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा ये है कि हिमालयन रीजन में जो भी रिवर्स है उन्हें पेनिनसुलर इंडिया की रिवर से लिंक कर देंगे, ये तो बिल्कुल इसके प्लान का हिस्सा नहीं। और दूसरा कि जो फार्मर्स बोरवेल्स वगैरह डिग करते हैं, मोटर्स लगाते हैं, उसका सारा पैसा सरकार दे देगी, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में है। इट्स वेरी पॉसिबल कि आप इस योजना के बारे में वेल अवेयर हो क्योंकि ये कोई नई योजना नहीं है। इनफैक्ट ये योजना न्यूज में इसलिए आई है बिकॉज अभी हाल ही में पहला इंडिपेंडेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया गया। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंपैक्ट असेसमेंट सरकार की ओर से नहीं करवाया गया है। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अच्छे लाभ रहे। इसने लोगों की लाइफ को बचाने का काम किया और एयर पोल्यूशन को भी कम किया। क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया था 2016 के मई में। इसके तहत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के कनेक्शंस दिए जाने थे पुअर हाउस होल्ड को, ताकि जो हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड होता है लकड़ी या कंडे जलाने से, बायोमास बर्न करने से, उससे उन्हें बचाया जा सके। की फीचर ये रहा कि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया सभी घरों को, ताकि वो कम से कम इसका इस्तेमाल शुरू तो कर पाएं। क्या अचीवमेंट मिला या क्या अचीवमेंट्स हमें दिखी इस इंडिपेंडेंट असेसमेंट में? गवर्नमेंट का डेटा पहले देख लीजिए, फिर जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट है वो तो खैर वो बताता ही है कि हाँ फायदे हुए हैं। जो गवर्नमेंट का डेटा है वो बताता है कि 2022 तक 9 करोड़ न्यू एलपीजी कनेक्शंस इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके साथ भारत में जो 28 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं उनमेन आज वर्तमान में 99.8% के पास एलपीजी कनेक्शंस का एक्सेस है, जो कि 2015 में महज 61.9% हुआ करता था। कौन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकता है? एप्लीकेंट का वुमेन होना बहुत जरूरी है और उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए विद बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। वो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड से बिलोंग करनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेंट जो ये कनेक्शन लेना चाहता है उसकी फैमिली में किसी के पास कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हाउस होल्ड की इनकम स्टेट या यूटी जो डिसाइड करते हैं वो होनी चाहिए, उससे ज्यादा इनकम होगी तो नहीं हो पाएगा।
और एप्लीकेंट को इस प्रकार की किसी अन्य स्कीम का लाभ ना मिल रहा हो, यह भी जरूरी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में है। चूंकि ये अभी एक अमेंडमेंट बिल ही है, इसका एक्ट बनना बाकी है, तो भी हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं बिकॉज जरूरी बिल है। बाकी इस संबंध में और जानकारियां भी आएंगी जिन पर हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके रेगुलेटरी सेटअप को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इसे अब हम सीसीआई ही कहेंगे, तो याद रखिएगा। सीसीआई की अकाउंटेबिलिटी को बेटर किया जाए, सीसीआई को अपना काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिले और इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी भी उसकी बढ़े। क्या है इस अमेंडमेंट बिल में? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश है और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने का प्लान है, जिसमें यह कहा गया कि सीसीआई जो कि बॉडी है उसकी एक्टिविटी को एक पार्ट टाइम मेंबर्स का बोर्ड सुपरवाइज करेगा। दूसरा, सीसीआई को यह भी बताना होगा कि उनकी पेनल्टी गाइडलाइंस क्या है, वो कैसे पेनल्टी लगाते हैं अगर कोई कंपटीशन के रूल्स को ब्रीच करता है तो, और अगर इसमें कोई डाइवर्जेंस होता है तो उसका क्या रीजन हुआ, उन्होंने इस प्रकार की पेनल्टी को क्यों इंपोज किया या क्यों नहीं किया। इसमें उन्हें इन्फोर्समेंट इफिशिएंसी एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। सीसीआई के बारे में पहले बता देता हूं, फिर इन बातों का ज्यादा महत्व रह जाएगा। सीसीआई बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 के तहत। इनका काम यह है कि भारत में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे सभी प्रकार की कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कोई अपने रिसोर्सेज का एक्सेस इस्तेमाल करके मार्केट कंपटीशन को ब्रीच करने की कोशिश ना करे। जैसे एक कंपनी अपने दामों को अपनी लागत से कम पर बेच रहा है, जिससे कि बाकी के जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने सामानों को सस्ता नहीं कर पाएंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन को कंपटीशन का ब्रीच किया जाना माना जाएगा। इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्हीं की इफिशियंसी को एनहांस करने की कोशिश है, जिसमें अब इन्हें एक और अधिकार दिया गया है जो पहले इन्हें नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को हुआ करता था, जैसे कि सेबी को। जिस अधिकार की बात अब मैं करने वाला हूं, यह अधिकार सेबी को तो होता था लेकिन सीसीआई को नहीं। जहां पर सेबी अगर दो पार्टीज के बीच में कोई विवाद हुआ तो वो सेटलमेंट ऑर्डर दे सकते थे, बातचीत करते थे, निगोशिएशंस करते थे और एक कंसेंसस बिल्ड करके एक सेटलमेंट ऑर्डर दे देते थे कि आप अपना जो मामला है इसे इस आधार पर निपटा लीजिए। लेकिन ऐसा सीसीआई के पास अधिकार नहीं था। सीसीआई तो फाइनल पेनल्टी ही लगाती थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सीसीआई भी निगोशिएशंस करवा सकता है और एक म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन निकाल के सेटलमेंट ऑर्डर जारी कर सकता है। प्रीवियसली सीसीआई केवल अगर कोई डोमिनेंस दिखाता है या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स करता है तो फाइनल ऑर्डर ही दे सकते थे, जिसमें उसे वो क्रैश करने की बात करें या पेनल्टी लगाने की बात करें। लेकिन अब वो निगोशिएशंस करके भी मामला निपटा सकते हैं। इससे देखिए, यहां पर जो मर्जर का टाइम पीरियड होता था, दो कंपनीज अगर आपस में मर्ज होना चाहती हैं तो पहले 210 दिनों का समय लग जाता था। रिव्यू टाइम इतना लेता था सीसीआई, अब उसे भी घटा के 150 दिन कर दिया गया है। ग्रीन चैनल भी तैयार किया गया है मर्जर एप्लीकेशंस के लिए, मतलब कुछ कंपनीज के जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें लंबा नहीं खींचा जाएगा, बल्कि वो बहुत ही आसानी से खुद को मर्ज कर पाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस होते हैं? इनका काम बिल्कुल वही है कि कंपटीशन के एडवर्स इफेक्ट को रोकें, सस्टेन कंपटीशन बना के रखें कि सभी लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड में अपना सामान बेच सकते हो या बिजनेस कर सकते हो। ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी बरकरार रखते हैं और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को भी इंश्योर करते हैं। फर्दर, ये कंपटीशन के इशू पे कोई भी ऐसी बॉडी जिसे बाय लॉ बनाया गया हो, जिसके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, वो सीसीआई से कहे कि हमें कुछ रिकमेंड करिए तो वो उसे रिकमेंड भी करते हैं। ये सारा मामला इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, फर्दर सीसीआई के बारे में भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओईसीडी के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब हम इसे ओईसीडी कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ओईसीडी ने अभी हाल ही में एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो यूक्रेन रशियन वॉर चल रहा है इससे ग्लोबल ग्रोथ 1% तक कम हो जाएगी। क्या है ओईसीडी? ओईसीडी को 1948 में बनाया गया था। तब इसका नाम हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा यूरोप तहस नहस हुआ था उसे रिकंस्ट्रक्ट करने को लेकर, उसकी ग्रोथ को इंश्योर करने को लेकर ओईईसी बना था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1961 में इसी का नाम बदल के ओईसीडी रख दिया गया और उसी समय नॉन यूरोपियन स्टेट्स को भी इसकी मेंबरशिप के लिए अलाउ कर दिया गया। ये फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। इनका काम होता है कि ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे कंट्री को और सॉफ्ट लॉ भी बनाए ताकि मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रो कर सके। 38 मेंबर्स हैं इनके पास। ध्यान दीजिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर से दोहराता हूं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ओईसीडी का मेंबर इंडिया नहीं है। इनके गवर्नेंस को लेकर 3 बॉडीज वर्क करती हैं। पहला है ओईसीडी काउंसिल,
जिनका काम डायरेक्शन और गाइडेंस का होता है। हर मेंबर कंट्री खुद को इसमें रिप्रेजेंट करती है। दूसरा है OECD सब्सटेंटिव कमेटी। ये हर थीम पर काम को ओवरसी करते हैं, जैसे कि पब्लिकेशन, टास्क फोर्स, कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ और। OECD सेक्रेटेरिएट है तीसरी बॉडी, जिन्हें लीड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। ये स्टैंडिंग और सब्सटेंटिव कमेटी दोनों को ही सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जहां पर सभी कंट्रीज अपने पॉलिसी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते हैं और कॉमन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालते हैं। ये फोरम कमिटेड है डेमोक्रेसी को लेकर और मार्केट इकोनॉमी को लेकर। OECD में यूजुअली जो भी देश आपको मिलेंगे वो है हाई इनकम इकोनॉमीज, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी बढ़िया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कामिकाजे ड्रोन्स के बारे में है। यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो यूक्रेन को देने वाले हैं एक नया मिलिट्री एड, जो कि होगा $800 मिलियन का, जिसमें यूक्रेन को दिए जाएंगे 800 एडिशनल स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो दिए गए हैं उसके इतर, 9000 एंटी टैंक वेपन्स और 100 टैक्टिकल ड्रोन्स, जिनमें शामिल हैं कामिकाजे ड्रोन्स या फिर सुसाइड ड्रोन्स। इसीलिए ये कामिकाजे ड्रोन्स न्यूज में आए। ये स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, बिकॉज जब ये उड़ना शुरू करते हैं तो इनकी ब्लेड्स ऐसे उभर के आ जाती हैं, इसीलिए इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन्स कहा जाता है। ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, इनमें कोई बैठता नहीं। इनके पास होते हैं एक्सप्लोजिव। ध्यान दीजिएगा, ये ड्रोन्स सुसाइड ड्रोन्स कहे जाते हैं क्योंकि ये अपने टारगेट को हिट करके खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल ड्रोन्स कहा जाता है। इनके पास होते हैं एक्सप्लोजिव्स, जिसको हिट करने के बाद ही ब्लास्ट कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन्स के पास होते हैं कैमरे, जिससे ये टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। ड्रोन्स रडार की चपेट में जल्दी नहीं आते, इसीलिए अपने टारगेट को आसानी से हिट कर पाते हैं। यूजुअली इन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, लेकिन बिना रिमोट कंट्रोल के भी इन्हें अगर टारगेट के साथ फीड कर दिया जाए तो ये फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से भी अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है? बहुत हल्का होता है, 5 से 5.5 पाउंड का। स्विच ब्लेड जो है इसे बैग में रखा जा सकता है और ये 7 मील तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये स्विच ब्लेड वही नाम है जो ब्लेड लाइक विंग्स है उसकी वजह से। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये एक मिसाइल से कैसे डिफरेंट है। अगर ये खुद जाके टारगेट को हिट करके ब्लास्ट हो जाता है तो सेम काम तो एक मिसाइल भी करती है, तो ये ड्रोन मिसाइल से कैसे डिफरेंट है? देखिए, ड्रोन मिसाइल से इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि ये टारगेट है, आपने एक बार मिसाइल छोड़ दी तो ये आके इसको हिट करेगा। अभी टारगेट मूव कर सकता है ना, आप अगर उसको ट्रैक कर पा रहे हैं तो थोड़ा मूव करके हिट कर सकते हैं, लेकिन मिस होने का चांस होता है। ये ड्रोन बड़ा खतरनाक सा है। यहां पे मान लीजिए टारगेट है, ये आके यहां रुक जाएगा और ध्यान से उसको वॉच करेगा, देखेगा, मौके की तलाश करेगा जब वो टारगेट को अच्छे से हिट कर सके। ये 45 मिनट तक आराम से आसमान में लटका रहेगा इस इंतजार में कि कब वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये काम मिसाइल नहीं कर सकती, क्योंकि मिसाइल हिट हुई तो वो अपने टारगेट को मारेगी। लेकिन ये जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं, इन्हें आप स्टे करवा सकते हैं और मौका मिलने पे हमला कर सकते हैं, इसीलिए ये कामिकाजे ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। चलिए स्कीम के सेगमेंट पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात चल रही है और जो स्कीम है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। वैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लगभग हर इंडस्ट्री के लिए लागू की गई है सरकार के द्वारा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में करेंगे। इसके पहले कि हम स्कीम पे चर्चा करें, मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर एडिशनल प्रोडक्शन करती है तो मिलेगा इंसेंटिव। जैसे कि एक कंपनी 100 यूनिट प्रोडक्शन करती है और अब उसने 200 यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। जो उसने एडिशनल 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, इसमें सपोज करते हैं कि उसके 100 रुपए खर्च हुए, तो 4 रुपए से 12 रुपए तक सरकार उन्हें इंसेंटिव के तौर पे दे देगी। ये मिलेगा उन्हें उस एडिशनल प्रोडक्शन पे, जिससे उनके पास अब ज्यादा पैसे होंगे इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, नई ब्रांचेस खोलने को लेकर, या फिर अपने सामान को थोड़ा सा सस्ता करके उसे कॉम्पिटिटिव बनाने को लेकर। ये फायदे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के। इसे लॉन्च किया गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ताकि ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनाया जा सके इंडिया की फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को। ये इंडियन ब्रांड्स को सेलेक्ट करते हैं और उनकी ग्लोबल विजिबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाते हैं। फर्दर रेन्यूमरेटिव प्राइसेस मिल पाए फार्मर्स को, उनकी इनकम बढ़े, इसकी भी कोशिश रहती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। 10,900 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है इस स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पे है इसके 2 कॉम्पोनेंट। पहला है कि यहाँ पर 4 मेजर फूड प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कुक या रेडी टू ईट, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट या फिर मोज़रेला चीज। दूसरा है कि अगर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कुछ इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो एग, पोल्ट्री मीट या एग प्रोडक्ट से संबंधित हो, तो उनकी मार्केटिंग करी जाएगी, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी और उन्हें दी जाएगी एक ग्लोबल रीच।
जो स्कीम है ये 6 सालों के लिए एप्लीकेबल रहेगी, 2021-22 से 2026-27 के बीच में। इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाएगा। फंड लिमिटेड है, इसीलिए यहां पर जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में ऐसा नहीं होगा कि आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतना पैसा मिलेगा। बेनिफिशियरीज को चूज किया जाएगा और पहले ही बता दिया जाएगा कि सपोज करिए कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप अपना जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करके इतना पैसा हमसे ले सकते हैं। अब वो प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इतना पैसा लें, उसके बाद अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते भी हैं तो पैसे का कैप है, उतना ही मिलेगा। कैसे होगी इंप्लीमेंट ये स्कीम? देखिए, इसे एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। एक इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी होगी जो सिलेक्ट करेगी कि पैसा किसे देना है। तो ये रही पूरी स्कीम। रिवीजन करते हैं। ओईसीडी, इंडिया इसका मेंबर है, शुद्ध गलत है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बीपीएल हाउस होल्ड को मिलता है, मतलब वो एप्लीकेंट हो सकते हैं इस स्कीम के लिए, ये ट्रू है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, गलत है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। ये सेशन यहीं पर समाप्त होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।